नमस्कार, मैं हूं शशि तुषार शर्मा और आप देख रहे हैं चुनावी खबरों पर आधारित चुनाव आज तक का खास बुलेटिन। सबसे पहले आप दिन भर की बड़ी चुनावी खबरों को संक्षेप में जान लीजिए, जिसके बाद हम आपको बताएंगे कि यह खबरें खास क्यों हैं और उनके राजनीतिक मायने क्या हैं। तमिलनाडु सरकार में बिजली मंत्री सेंथिल बालाजी की गिरफ्तारी के बाद राजनीति तेज हो गई है। सीपीआई नेता डी राजा ने दिल्ली के सीएम केजरीवाल को भरोसा दिया है कि वो केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ आम आदमी पार्टी का साथ देंगे। एचएम के अध्यक्ष जीतनराम मांझी के बेटे संतोष मांझी के इस्तीफे के बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि वो एक बार फिर एनडीए का रुख कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव से पहले हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। बीजेपी और टीएमसी एक दूसरे को बंगाल की इस हालत के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी लाभार्थी वर्ग को साधने का कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहती और इसीलिए पार्टी ने महासंपर्क अभियान के तहत लखपति दीदी अभियान शुरू कर दिया है। चलिए अब थोड़ा विस्तार से कुछ बड़ी खबरों को समझ लेते हैं। तो शुरुआत करते हैं तमिलनाडु की डीएमके सरकार में बिजली मंत्री सेंथिल बालाजी की ईडी की गिरफ्तारी की खबर से। 13 जून को बालाजी के घर पर मनी लॉन्ड्रिंग मामले के तहत निदेशालय ने छापेमारी की थी। सेंथिल बालाजी को 2011 और 2015 के बीच हुए एक नौकरी घोटाले में आरोपी माना गया है। उस दौरान वो तत्कालीन एआईएडीएमके सरकार के तहत तमिलनाडु के परिवहन मंत्री थे। बालाजी के खिलाफ ईडी की कार्रवाई से सियासत गर्मा चुकी है। विपक्षी पार्टियों ने इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय की आलोचना की है और इसे सत्ता का दुरुपयोग बताया है। वहीं तमिलनाडु में विपक्षी पार्टी एआईएडीएमके ने ईडी की कार्रवाई का समर्थन करते हुए उनका समर्थन किया है। साथ ही आरोपी मंत्री को भी कैबिनेट से हटाने की मांग कर डाली है। कर्नाटक में हार के बाद बीजेपी की नजर तमिलनाडु पर है अब, और पार्टी लोकसभा चुनावों में राज्य में पैर पसारने की कोशिशों में जुटी हुई है। जो इस सरकार के विरोधी है, बीजेपी के विरोधी है, उनके ऊपर इस प्रकार की कार्रवाई करना अब नई बात नहीं है। जो आपके लोग हैं उनके बारे में बार बार हमारे जैसे लोग विथ एविडेंस ईडी और सीबीआई के पास कागज भेज रहे हैं, उनके ऊपर कब कार्रवाई हो? एजेंसी यही तो बीजेपी के कार्यकर्ता है, वही तो सब कुछ खेल कर रहे हैं ना। महाराष्ट्र की सरकार तो ईडी ने ही बनाई है। अगर कोई गलती किया है तो उसको आप सुबह आके इंक्वायरी कर सकते थे। आप एक तरफ सीबीआई रेड डाल रहे हैं उनके घर पे, उनके दफ्तर पे, और उनके खिलाफ कार्रवाई करके ईडी ने अगर रातों रात उसको लेके जाते हैं तो ये घटना मैं इसको कंडम करता हूं। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को सीपीआई नेता डी राजा के साथ मुलाकात की है और ये मांग की है कि दिल्ली सर्विसेज अध्यादेश पर जो राज्यसभा में आम आदमी पार्टी का साथ देने की जरूरत है उसमें वो जरूर साथ दें। डी राजा ने केजरीवाल को भरोसा भी दिला दिया है कि वो अध्यादेश पर लाए जाने वाले बिल पर संसद में आम आदमी पार्टी का साथ देंगे। केजरीवाल ने अपील की है कि सभी पार्टियां संसद में केंद्र के अध्यादेश का विरोध करें। चलिए सुनाते हैं कि इस मामले पर केजरीवाल ने और क्या कहा है। सबसे पहले मैं कॉमरेड राजा का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आज उन्होंने हमारी पूरी टीम को इतने गर्मजोशी के साथ उन्होंने रिसीव किया और हमारी काफ़ी अच्छी चर्चा हुई। ये बिल्डिंग में मैं पहले खूब आता रहता था और उनकी पूरी टीम के साथ मेरा बहुत पुराना रिश्ता है। सीएम बनने के बाद शायद पहली मेरी विजिट मेरी पहली विजिट है, लेकिन जब एनजीओ में मैं काम किया करता था तो उनकी वाइफ के साथ भी, कॉमरेड एनी राजा के साथ भी हम झुग्गी बस्तियों में खूब काम करते थे। सो बहुत पुरानी दोस्ती है, बहुत पुराना रिश्ता है। आज वापस इस बिल्डिंग में आके पुरानी यादें भी ताज़ा हुई और बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके एज अ सीएम। सो मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि सीपीआई ने अपना सपोर्ट अनाउंस किया है आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के लोगों के लिए। दिल्ली के 2 करोड़ लोगों का ये जनतांत्रिक अधिकार है, दिल्ली के लोगों का ये हक है कि जिस सरकार को, आज हमारी सरकार है, कल किसी की भी सरकार हो सकती है, तो जिस सरकार को वो चुन के भेजें उस सरकार को काम करने की सारी शक्तियाँ होनी चाहिए, पावर होनी चाहिए। ये तो एक बेसिक जनतांत्रिक अधिकार है जिसको छीना गया है। तो आज सीपीआई ने अपनी सपोर्ट जनता के लिए, जनता के साथ दिल्ली के लोगों के लिए जाहिर की है। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। और अगली खबर का रुख करते हैं और आपको बता दें कि जिस तरीके से बिहार में तमाम हलचलें देखी जा रही हैं उसके बाद बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे हैं। खासतौर से जीतनराम मांझी के बेटे ने जिस तरीके से इस्तीफा दिया है उसके बारे में भी आपको बता दें कि जीतनराम मांझी के बेटे ने
इस्तीफा दे दिया है और कयास अब ये लगाए जा रहे हैं कि वो एनडीए का रुख कर सकते हैं। जीतन राम मांझी ने 18 जून को पटना में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई थी, जिसमें वो आगे की रणनीति को तय करने की बात कह चुके हैं। महागठबंधन से अलग होकर उनका कहना यह है कि नीतीश कुमार की पार्टी लगातार विलय का दबाव बना रही है और इसीलिए यह फैसला उन्हें लेना पड़ा है। मांझी ने यह भी कहा है कि उन्होंने गृह मंत्री रहते हुए जो काम किए, नीतीश उसी काम को तोड़ मरोड़ कर सबके सामने रख रहे हैं। सुनाते हैं आपको कि जीतन राम मांझी ने और क्या कहा है इस बारे में। खास करके मर्ज करने का जो प्रस्ताव आया था कि पार्टी में मर्ज कर जाइए, तो ये हम लोगों को गवारा नहीं था। इसलिए आज हमारे लोग जब इस्तीफा संतोष कुमार दिए हैं और ये निर्णय हुआ है कि हम किसी पार्टी में मर्ज नहीं करेंगे और हमारी पार्टी इंडिपेंडेंट होकर के काम करेगी, चाहे चुनाव का मामला हो या संघर्ष का मामला हो। और इसके लिए हमारे लोग आज जुबिलियंट हैं, आज फटाका फोड़ रहे हैं कि मांझी जी ने अच्छा निर्णय लिया है। चुनाव लड़ेंगे सर? अब तो 18 तारीख को जब हम लोग कार्य समिति की बैठक बुलाई है और कार्य समिति की बैठक में निर्णय लेंगे कि हम लोगों को क्या करना है। और अब बात पश्चिम बंगाल की कर लेते हैं, जहां पंचायत चुनाव से पहले हिंसा थमने का नाम ही नहीं ले रही है। ये हिंसा सिर्फ बीजेपी और टीएमसी के बीच नहीं है, बल्कि टीएमसी के गुटों के बीच में भी है। दक्षिण 24 परगना में टीएमसी के 2 गुट आपस में ही भिड़ गए थे। हालात को देखते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट ने बंगाल के संवेदनशील इलाकों में केंद्रीय बलों की तैनाती का आदेश दे ही दिया है, लेकिन फिर भी बंगाल के कई इलाकों में सिर्फ बम धमाकों की गूंज सुनाई दे रही है। बीजेपी और टीएमसी एक दूसरे को बंगाल की इस हालत के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के ऊपर जिस तरह से आज बोमाबाजी, लोहा का रॉड लेके मारना, कोई भी अगर कैंडिडेट घुसा है नॉमिनेशन सेंटर में तो जब बाहर आ रहे उसका कागज छीन के उसको फाड़ देना। हमारा लोकसभा में बाराबनी में हमारा सीनियर कार्यकर्ता को मार मार के उसका बुरी हालत कर दिया है। कल भी भांगुड़ में हम लोग देखा है बमबाजी हो रहा है, आज भी बमबाजी हो रहा है सुबह से। ऐसा तो लग रहा है कि हम लोग रशिया या यूक्रेन में है। और ये जो बुरी सिचुएशन है, इसका दाय ममता बनर्जी को लेना पड़ेगा, क्योंकि वो पुलिस मंत्री है और आपका अगर थोड़ा सा भी शर्म हो आप रिजाइन करिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में बीजेपी की सफलता में लाभार्थी वर्ग की बड़ी भूमिका रही है। इसमें बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हैं। अब 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी लाभार्थी वर्ग को साधने का कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहती। इसीलिए पार्टी ने महासंपर्क अभियान के तहत लखपति दीदी अभियान शुरू कर दिया है। इस अभियान में पार्टी कार्यकर्ता घर घर जाकर उन महिलाओं से संपर्क कर रहे हैं जिन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बनाने के लिए सहायता मिली है। बीजेपी कार्यकर्ता उन महिला लाभार्थियों के घर पहुंच रहे हैं और उनसे पीएम मोदी को धन्यवाद देते हुए पोस्ट कार्ड भी लिखवा रहे हैं। साथ ही साथ लखपति दीदी ये भी कह रही हैं कि लोकसभा चुनाव में वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी का साथ दें। देखिए हमारी संवाददाता शिल्पी सिंह की इस रिपोर्ट को। उल्लास गृहस्वामिनी बनने का और उत्साह कि लोग उनको लखपति दीदी कह रहे हैं। बीजेपी का ये महाअभियान है। महासंपर्क अभियान के तहत खासतौर पर जो प्रधानमंत्री आवास की लाभार्थी महिलाएं हैं उनसे संपर्क का ये अभियान है और उनके जरिए से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देने का भी एक अभियान है। माननीय प्रधानमंत्री जी के 9 साल सफलतापूर्वक कार्य पूर्ण होने के उपलक्ष्य में ये अभियान चलाया गया है, जो कि इस अभियान में हम लोग घर घर जाकर के महिलाओं के यहाँ कुंडी खटखटा के ये प्रधानमंत्री आवास जितने लोगों को मिला है उन लोगों का नाम लखपति दीदी रख दिया गया है। और वो लोग लखपति दीदियों से हम लोग मिल रहे हैं, उनसे हम लोग अपने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को आशीर्वाद दिलवा रहे हैं। उन लोगों से पूछ रहे हैं कि क्या आप लोग खुश हैं कि नहीं हैं। तो हमारी सारी लखपति बहनें जितनी हैं, दीदियां जितनी हैं, सब बोल रही हैं बहुत अच्छे हैं, हम लोग बहुत खुश हैं। इसी के साथ चुनावी खबरों पर हमारी इस खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। चुनावी खबरों से जुड़े अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए चुनाव आज तक के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।